नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शारदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिर आपको कहां-कहां से ट्रैक करता है। और सच मानिए, जब लोगों को ये पता चलता है ना, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है, अरे ये भी पता चल जाता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हर घर में एक छोटा सीए, एक फाइनेंशियल थिंकिंग सीरीज। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी यही लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इनकम के बारे में सिर्फ उतना ही पता है जितना आपने अपने आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न में लिख कर दिया है? या फिर आपको ये लगता है कि भाई इंस्टाग्राम तो अपनी पर्सनल जगह है, वहां एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने से भला क्या ही फर्क पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े कैश डिपॉजिट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड पर जमकर खर्च करना या फिर विदेश यात्राएं, क्या आपको लगता है कि इन सब पर किसी की नजर नहीं जाती? देखिए, अगर आप वाकई ऐसा सोचते हैं तो शायद आप आज भी 10 साल पुराने भारत में जी रहे हैं, क्योंकि आज का जो इनकम टैक्स सिस्टम है ना, वो कैलकुलेटर से नहीं बल्कि डेटा एनालिटिक्स से चलता है। तो ये नई हकीकत है क्या? सीधी सी बात है, ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करता कहां से है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच तो यही है। आज सिस्टम आपके बैंक, आपकी शॉपिंग, आपकी यात्राओं और न जाने कितने ही स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है, और इन सबको मिलाकर वो आपके फाइनेंशियल जीवन की एक ऐसी डिटेल्ड तस्वीर बना लेता है जिसे हम कहते हैं आपके डिजिटल फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर देखता कहाँ है? चलिए कुछ सबसे कॉमन फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स पर एक नज़र डालते हैं जो लगातार ट्रैक किए जाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है आपका बैंक। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति है जो पूरे साल अपने बिजनेस में सिर्फ कैश में डील कर रहा है। फिर एक दिन वो अचानक सोचता है, चलो ये 12 लाख रुपए बैंक में जमा कर देते हैं। अब उसे क्या लगता है कि ये तो मेरे और मेरे बैंक के बीच की बात है, लेकिन असलियत ये है कि एक लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट होने पर बैंक को वो जानकारी आगे रिपोर्ट करनी पड़ती है, और बस यहीं से डेटा एनालिटिक्स का खेल शुरू हो जाता है। अच्छा, अब एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने आईटीआर में अपनी सालाना इनकम दिखाई है 6 लाख रुपए, लेकिन जब उनके क्रेडिट कार्ड के खर्चे देखे गए तो उसमें महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं, नए नए गैजेट्स, शॉपिंग, सब मिलाकर साल का खर्चा बैठ गया 15 लाख रुपए। अब जो सिस्टम का ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है, वो ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, भाई साहब, ये हिसाब किताब बैठ कैसे रहा है? आपकी बताई हुई इनकम और आपके असल खर्चों के बीच का ये जो फर्क है ना, यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। चलिए अब आते हैं हम सबके पसंदीदा इन्वेस्टमेंट पर, प्रॉपर्टी। सोचिए किसी ने 60 से 70 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन जब उनकी आईटीआर देखी गई तो उसमें सालाना इनकम सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए ही दिख रही है। तो जाहिर है सिस्टम को ये सवाल पूछने का पूरा हक है कि भाई इतना सारा पैसा आया कहां से? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। अब एक और मजेदार सिचुएशन देखिए। आईटीआर में इनकम दिखाई गई है 4 से 5 लाख रुपए, लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल दुबई, थाईलैंड और यूरोप ट्रिप्स की रील से भरा पड़ा है, और हर पोस्ट का कैप्शन है लिविंग माई बेस्ट लाइफ। तो सिस्टम भी चुपचाप ये सोचता है कि ये बेस्ट लाइफ आखिर चल कैसे रही है। क्योंकि देखिए, जब आप विदेश यात्रा पर फॉरेन करेंसी खरीदते हैं या एयर टिकट बुक करते हैं, तो वो जानकारी भी कहीं ना कहीं सिस्टम तक पहुंच सकती है, और अगर वो आपकी बताई इनकम से मेल नहीं खाती तो सवाल तो उठेगा ही। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम ये सारी जानकारी, बैंक डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड के बिल, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स, इन सब को एक साथ देखता कहाँ है? ये सब कुछ एक ही जगह पर आकर इकट्ठा होता है, और उस चीज का नाम है AIS, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। जी हाँ, वो सारी जानकारी जिसकी हमने अभी बात की, बैंक डिपॉजिट, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ये सब कहाँ जमा होता है? यहीं इस AIS में। सीधे शब्दों में ये आपके पैन नंबर से जुड़े हर रिपोर्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक पूरा लेखा जोखा है। अगर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो ये AIS जो है वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक तरह का एक्सरे है। और इस एक्सरे में सब कुछ साफ साफ दिखता है। आपके सेविंग्स अकाउंट से कितना ब्याज मिला, आपने कौन से शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे या बेचे, और ऐसी ही बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिनकी जानकारी कहीं ना कहीं से रिपोर्ट हुई है।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आज के समय में अपना एआईएस चेक किए बिना आईटीआर फाइल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट देखे बिना ही दवाई खा लेना। बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं और जो सिस्टम को आपके बारे में पता है, वो दोनों बातें आपस में मेल खाएं। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, पूरी कहानी सिर्फ एक शब्द पर आकर टिक जाती है, और वो है कंसिस्टेंसी। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सिस्टम बस ये चाहता है कि आपकी फाइनेंशियल कहानी के 3 मुख्य किरदार, यानी आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल और आपका आईटीआर, ये तीनों मिलकर एक ही कहानी सुनाएं। इनके बीच कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम कोई एक कहानी बता रही है और आपकी लाइफस्टाइल कोई बिल्कुल ही दूसरी, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूरन एक तीसरी कहानी लिखनी पड़ती है, और उस कहानी का टाइटल होता है एक नोटिस। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। देखिए, आज के डिजिटल दौर में सवाल ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपका आईटीआर दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये दोनों कहानियां अलग अलग हैं, तो ये मानकर चलिए कि कभी ना कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी कहानी में एक किरदार बनकर जरूर एंट्री लेगा। आप देख रहे थे हर घर में एक छोटा सीए, एक फाइनेंशियल थिंकिंग सीरीज